हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट टू स्टडी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और आज के दिन हम लोग इसी इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक्स के बारे में समझ जा रहे हैं, उसके फाउंडेशन के बारे में समझ जा रहे हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप एक इमेज देख रहे होंगे। इस इमेज के अंदर एक झरना दिख रहा है और इस झरने से पानी बहता हुआ फ्लो होता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जरा हमें ये समझना है कि जब वाटर का कभी इस तरीके का फ्लो होता है, पानी का जो बहाव होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं वाटर करंट। इसका मतलब द फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट। पानी के किसी बहाव को, पानी के बहने को हम लोग कहते हैं वाटर करंट। चाहे वो पानी किसी झरने में, स्ट्रीम के अंदर बह रहा हो, या वो किसी नदी के अंदर या समुद्र के अंदर बह रहा हो, तो भी हम उसे वाटर करंट नाम देते हैं। सेकंड, अगर कभी एयर, जो हवा होती है एयर, वो अगर कभी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में फ्लो करने लग जाए, बहने लग जाए, तो उसका भी नाम हम देते हैं एयर करंट। यानी करंट का इन सारे टर्म्स के अंदर जो मीनिंग है वो किसी चीज़ का बहाव है, फ्लो है। अब हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। अगर वाटर करंट के अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है, एयर करंट के अंदर एयर का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर किसी न किसी चीज़ का फ्लो हो रहा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज के बहाव को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इसको जरा कुछ और शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें, टू हैव इलेक्ट्रिक करंट यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो जरूरी है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रिक करंट तभी होगा जब हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। अब जरा सोचिए, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा हवा में कहीं भी घूमता रहता है? क्या इलेक्ट्रिक चार्ज किसी चीज़ का नाम है? नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज तो किसी सब्सटेंस के प्रॉपर्टी का नाम है, किसी पार्टिकल के प्रॉपर्टी का नाम है। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाना है तो हमें उस पार्टिकल का फ्लो करवाना होगा जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल नहीं है, वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कि मुझे ऐसा कोई पार्टिकल लेना पड़ेगा कि जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ऐसे पार्टिकल्स कि जिनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन सब अपने अर्लियर स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो सोडियम आयन होगा, मैग्नीशियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, ये सारे आयन्स के पास भी चार्ज होता है। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। प्रोटॉन का फ्लो करा दिया जाए तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। या तो किसी आयंस का फ्लो करवा दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर काफ़ी सारे वायर्स लगे हुए हैं। ये वायर्स एक तरीके से कंडक्टर है, और ये जो कंडक्टर होगा पूरा का पूरा क्या होगा, सॉलिड होगा। और इस सॉलिड कंडक्टर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे और जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो रहा होगा। सेकंड केस हम लोग देखते हैं, बैटरी देख सकते हैं, कार की बैटरी है। इस कार बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को स्टोर किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है उस सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू फ्लो हो रहा होगा। हमारा थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे क्लाउड देख सकते हैं और नीचे ये ग्राउंड। अब देखिएगा कि क्लाउड से जो लाइटनिंग है वो जब जमीन की तरफ आती है तो वो एयर के थ्रू पास होके आती है। ये तीनों एग्जाम्पल्स ये प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किसी सॉलिड मटेरियल से भी हो सकता है, किसी लिक्विड मटेरियल से भी हो सकता है, किसी एयर यानी गैसियस मटेरियल से भी हो सकता है। चलिए अब हम यहाँ पर
एक फ्री स्पेस कंसिडर करते हैं। फ्री स्पेस ऐसा रीजन होता है कि जहाँ पे कुछ भी ना हो। वैक्यूम कंसिडर करने जा रहे हैं हम लोग। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कोई पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट ना करता, उस जगह को हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो इस वैक्यूम के अंदर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं कि ये प्रोटॉन है। ध्यान रखना कि मैंने इसको स्पेस के अंदर रखा है। चलिए अब मैं इसका मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं कि अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, यानी प्रोटॉन जो है मूव कर रहा है। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन जो है मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज का मूवमेंट मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ पर। चलिए इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब इसका ज़रा फ्लो करवा के देखते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है, यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए चार्ज का फ्लो नेसेसरी कंडीशन है। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए पॉजिटिव चार्ज भी चलेगा, नेगेटिव चार्ज भी चलेगा, तो जो मटेरियल्स हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनके अंदर किसका फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है। यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं कि उनके अंदर प्रोटॉन का फ्लो हो रहा होगा या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा। अच्छा, कौन कौन से अप्लायंसेस हम लोग यूज़ करते हैं? तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, फैन, टेबल फैन, एंड्रॉयड फ़ोन, क्लॉक, चार्जर, रिमोट, बैटरी, बल्ब, एलईडी, स्पीकर, माइक्रोफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा। और भी कई सारे अप्लायंसेस हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब इनके अंदर प्रोटॉन का फ्लो होता होगा या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता होगा, जिसके कारण इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो इसका आंसर ये है कि इन सारे मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर डाउट आएगा कि प्रोटॉन का फ्लो क्यों पॉसिबल नहीं है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हम यहाँ पे कंडक्टर कंसिडर करने जा रहे हैं। देखिए, कंडक्टर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, पास होता है। और कंडक्टर्स के अंदर हम यहाँ पे एक मेटल का एग्जांपल लेंगे। हम यहाँ पर एक गोल्ड मेटल के एटम को कंसिडर करेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गोल्ड मेटल का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। और आप बाहर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑर्बिट के अंदर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने रिवॉल्यूशन के मोशन कर रहे होंगे। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, और वो जो प्रोटॉन है ना, वो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने का काम कर रहा है, बाइंड करके, बांध के रखने का काम कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ तो प्रोटॉन तो यहाँ पे बिजी है, वो पूरे एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स को संभालने का काम कर रहा है, और वो एटम के बीच में है। तो इसलिए प्रोटॉन का एटम से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर दूसरा एक सिचुएशन अराइज होती है कि अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन होगा। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएगा? तो यहाँ पर इस पूरे एटम के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे बाहर वाली ऑर्बिट, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ये खासियत होती है क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बाकी सब की कंपैरिजन में न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है। इसका मतलब इसी
इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का सबसे कम अट्रैक्शन मिलेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड होगा, बहुत ही कमज़ोर अट्रैक्शन से इस एटम के अंदर प्रेजेंट होगा। और कुछ सिचुएशंस में ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल भी सकता है, और तब उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, हम इंसुलेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है, उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता ये हम अभी समझेंगे। यहाँ पे मेटल कंडक्टर थे, यहाँ पे हम नॉन मेटल लेंगे इंसुलेटर के अंदर। यहाँ पे हमने क्लोरीन का एटम लिया है। देखिए, क्लोरीन के एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जरा ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन के पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। अब इस 7 के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के काफ़ी ज़्यादा करीब है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। तो यहाँ पे जो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे क्लोरीन के, वो काफ़ी स्ट्रांगली बाउंड होंगे, यानी कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस एटम से बाहर नहीं निकल सकते। यानी इंसुलेटर के अंदर सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, कंडक्टर के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वीकली बाउंड होते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब आगे हमारा कंसेप्ट बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हमारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। इस इमेज के अंदर आप एक मेटल का एटम देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की तुलना में फोर्थ ऑर्बिट काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्योंकि वो अट्रैक्शन उसके ऊपर कम लग रहा है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ही कम अट्रैक्शन होगा। जब मेटल के मटेरियल्स को बनाया जाता है, यानी कोई मेटल की बकेट बनाई जाती है या कोई मेटल का कोई भी रॉड बनाया जाता है, कोई भी अप्लायंसेस जब बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते, तो उस समय उस मेटल का ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है रिमूव हो जाता है, टेम्पररी समय के लिए रिमूव हो जाता है। और इस तरफ इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का नाम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास अब कोई भी इसके ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं लगा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन के चले जाने के बाद यहाँ पे इतना एटम का हिस्सा, मेटल एटम का हिस्सा भी बचा होगा, ये यहाँ पे बचा हुआ है। इसका नाम हम लोग देंगे पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। क्यों पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल चुका है, इसके ऊपर क्या चार्ज आ चुका होगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। और ये जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑर्बिट के अंदर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। रैंडम मोशन का मतलब वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे ये फिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट इज वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ मेटल। ये सेंटेंस याद रखने जैसा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं जहाँ पे हमने एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर कंसिडर किया है। इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर के अंदर आप ब्लैक कलर के डॉट्स को देख सकते हैं। जो डॉट्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो सर्कल के अंदर प्लस साइन आप जो देख रहे हैं वो सारे पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स हैं, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से उनका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। और अगर आप ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ध्यान दें, अभी इनका नाम हो चुका है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम से बाहर निकल चुके हैं। एटम के ऑर्बिट में होते तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम होता, अब वो निकल चुके हैं बाहर, अब इनका नाम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक स्पेशल एरो भी जुड़ा हुआ है। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन की उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या डायरेक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ना रैंडम मोशन कर रहे हैं, यानी सब के सब अस्त व्यस्त है, यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं।
चलिए, अब यहाँ पर मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ये थोड़े पिछले वाले पार्ट में से हैं कि अगर स्पेस के अंदर प्रोटॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ये हमने देखा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया तो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ये भी हमने देखा। अगर हम न्यूट्रॉन का फ्लो करवाए स्पेस के अंदर तो क्या इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल होगा? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है अगर आप चाहे तो। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, समझिएगा कि यहाँ पे अगर एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी तो होगा ना। तो अगर आप अपने डेली लाइफ में से कोई भी मेटल का सामान उठा लीजिए, या तो कोई यूटेंसिल, कोई बर्तन हो सकता है, या तो वो कोई रॉड हो सकता है, कोई भी मेटल का सामान आप उठाइए, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडम मोशन कर रहे होंगे। तो क्यों हम जब उस मटेरियल को टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता? ये इस लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर भी अगर आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको इसके अगले वाले लेक्चर में, यानी कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2 के अंदर ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप लर्निंग।